अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 और टॉपिक है हमारा 5.3.3 दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा सा जो है वो कंसेप्ट होना चाहिए कि इसमें जो है वो हमारे पास क्या होता है कि आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट से आपको पता चल रहा है कि वो पॉइंट जहाँ पर कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर जो है मैं इस कंटेनर में मैं वाटर ले रही हूँ और ये आपको जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास वाटर है और इसको जो है वो हीटअप किया जा रहा है, हीट प्रोवाइड की जा रही है। तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम ट्रांसपेरेंट से किसी भी कंटेनर के अंदर देखते हैं, जैसे आप लैब वगैरह में काम करोगे तो वहाँ पे हमारे पास ग्लास के बीकर्स वगैरह हैं, तो वाटर स्टार्ट में जो है वो इसके स्लो से बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बबल्स बनते जाते हैं जब हम इसको हीटअप करते हैं। फिर आपने देखा होगा कि जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आता है या जब उसकी हीट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, उसके जो है इंटरमोलिकुलर, अब आपको पता भी है कि जो हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होते हैं, तो उनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। अब बॉयल करने का क्या जो है वो पर्पज़ होता है, बॉइलिंग करने का हमारा पर्पज़ ये होता है कि हमें इन इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में प्रेजेंट हैं इनको हमने ब्रेक करना है। ब्रेक करने पर क्या होगा कि ये सेपरेट हो जाते हैं इस लाइक दिस, और ये मूव करते हुए जाते हैं कंटेनर के ऊपर लाइक दिस, कि अगर इनके दरमियान में ये बॉन्ड्स ब्रेक कर गए हैं तो ये ऊपर मूव करते हुए जाएंगे, इस साइड पे आएँ या ऊपर मूव करते हुए जाएँ। ये क्यों ऊपर जाते हैं? क्योंकि जब इनकी मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं तो एक जो है ब्रेक होना स्टार्ट होती हैं, तो एक हमारे पास जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं इवेपोरेशन का। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा था कि वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज थी। अब जब ये वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये जाकर वाटर की सरफेस पर जमा होना शुरू हो जाते हैं और एक प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, और उस प्रेशर को हम नाम देते हैं वेपर प्रेशर का। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे जैसे इनको हीट मिलती जाएगी इनकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो ब्रेक होती जाएंगी, इवेपोरेशन का प्रोसेस भी तेज़ होता जाएगा और वेपर प्रेशर का प्रोसेस भी फास्ट होता जाएगा, जो कि हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम में होता है जब हम इसके ऊपर लिड देते हैं। ठीक है, उस टाइम पे ये हमारे पास ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है, वेपर प्रेशर हो जाता है, तो एक पॉइंट आता है जिस पर क्या होता है कि जो हमारा वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल, अब एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, जब हमारा वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस टाइम पर वाटर या कोई भी दूसरा सब्सटेंस जो है वो स्टार्ट कर देता है बॉइलिंग। ठीक है, एक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को बॉयल करेंगे तो हीटअप करने पर उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक या वीक होना शुरू हो जाएंगी तो सबसे पहला प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। लाइट से बबल बनना शुरू हो जाएंगे। इवेपोरेशन के बाद वेपर प्रेशर जो है वो हमारे पास सेकेंड स्टेप आ जाता है कि वो मॉलिक्यूल जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, सरफेस की तरफ जाएंगे। ठीक है, और वो हमारे पास जैसे वो जाके जो है इस तरह से हीट करते हैं, जैसे ये एक बबल उठते हैं और वो यूं जाता है फ़ौरन ऊपर की तरफ, तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर होता है। ठीक है, थोड़ी सी वाटर के ऊपर जो है वो मूवमेंट शो होती है, मतलब वो बॉयल नहीं हो रहा होता पूरा, लेकिन मूवमेंट शो कर रहा होता है कि वाटर के बबल्स उठते हैं और ऊपर उठते हैं और ऊपर की तरफ चलते हैं वाटर की सरफेस की तरफ, तो ये हमारे पास वेपर प्रेशर होता है। आज ज़रा आप वाटर को बॉयल कीजिएगा और देखिएगा क्या ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब ये वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर के, मतलब जो हमारी एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके जब इक्वल हो जाएगा तो इसके बॉन्ड्स कम्प्लीटली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो ब्रेक कर जाती हैं, और जब कम्प्लीटली इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक कर जाती हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आ जाते हैं अपनी काइनेटिक एनर्जी में, मतलब वो फ़ौरन से मूव करते हैं। तो जब वो फ़ौरन मूव करते हैं तो ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, इसके साथ कोलाइड करेगा, ये नेक्स्ट वाले के साथ कोलाइड करेगा, ये कोलाइड करते हुए ऊपर चला जाएगा। तो वो उनकी जो है वो एकदम से फिर आपको नज़र आते हैं कि बबल्स बन रहे हैं, वाटर बॉयल हो रहा है, तो उस टाइम पे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के।
तो दैट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अब क्या होता है कि जिन मॉलिक्यूल्स की मैंने आपको बताया कि जब भी एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है। अब जो मॉलिक्यूल ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा हो जाती है, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है वो फ़ौरन से मूव करता हुआ ऊपर जाता है। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाने का जो है वो पर्पज़ ये है कि इनके दरमियान में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक कर जाती हैं। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाने की वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ओवरकम हो जाती हैं, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ख़त्म हो जाती हैं तो कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो लिक्विड वाटर है, ईथर है, कुछ भी है, तो वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो है हमारे पास एक स्टेप आता है इवेपोरेशन, दूसरा आता है हमारे पास वेपर प्रेशर, एंड देन थर्ड पर जाकर जब वाटर बॉयल होता है। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ, जो देखें यहाँ पर दी गई है, द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर, या किसी भी दूसरे प्रेशर के जो है वो इक्वल हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल में सिर्फ आपने देना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, ये एग्जाम्पल में शॉर्ट क्वेश्चन में तो आप इतना सही लिखोगे। अब चलती हूँ इसकी बुक की तरफ, बुक से इसकी रीडिंग कर लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। सबसे पहले तो बेटा इस पेज पे आप डेफिनेशन इसकी हाईलाइट करो, जब भी आप इस टॉपिक को लिखोगे तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को लिखना है। बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर। ये स्टार्ट में लिखोगे आप। ठीक है। स्टार्ट में लिखने के बाद यहाँ पर आप फिर हेडिंग दे दोगे इसके ऊपर, रिलेशन बिटवीन इवेपोरेशन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये नहीं लिखेंगे आप, इसको मैं कट कर देती हूँ, रिलेशन between evaporation and boiling point। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे रिलेशन बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो वह यहाँ पे क्या कहते हैं, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं उस टाइम पे कहता है इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, हीट जो है वो एक एनर्जी है, तो जब आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो मॉलिक्यूल इस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, वो क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करना, जब देखो ना जब एनर्जी मिल रही है उसको, एनर्जी मिलने पर वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ यूँ कोलाइड करना शुरू हो जाएंगे, यूँ इस तरह से इनकी कोलाइजन स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, मोर एंड द मोर मॉलिक्यूल्स बिकम एनर्जेटिक, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक होते जाएंगे। एनफ टू ओवरकम, इतने एनर्जेटिक हो जाएंगे, उनके पास इतनी पावर आ जाएगी कि वो ओवरकम कर दें, ख़त्म कर दें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को। ठीक है, उस फोर्स को जो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रख रही है। ड्यू टू दिस रेट ऑफ इवेपोरेशन, अब जैसे ही वो जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ओवरकम हो जाएगी, तो इवेपोरेशन क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, फ्यूम्स बनना शुरू हो जाएंगे। उसमें से सबसे पहले आप देखोगे कि जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो सबसे पहले उसमें आहिस्ता आहिस्ता सा थोड़ा सा धुआं निकलना शुरू होता है, फ्यूम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। डेट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर, और इवेपोरेशन के बाद जो है वो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ करता जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, बबल्स ऊपर की तरफ बनना शुरू हो जाएंगे। Until the stage reaches, उस टाइम तक where the vapor pressure of the liquid becomes equals to the atmospheric pressure, जब तक कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वो इक्वल नहीं होता। At this stage the liquid starts boiling, यहाँ पर जो है वो बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड। ये था हमारे पास रिलेशन बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और इसके बाद ये डेफिनेशन आपने स्टार्ट में लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर, relation between vapor pressure and boiling point। ये मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं लिखे तो आप इसको लिख लीजिएगा, relation between vapor pressure and boiling point। अभी आपको फिगर दिखा दी गई है, ये आप बनाना आपके लिए लाजमी है।
इस पे आपका टेम्परेचर लिख दिया गया है और यहाँ पर जो है वो जो चीज़ हमारे पास वेरिएबल होती है, चेंज होती है, वो यहाँ पे लिखते हैं और जो फिक्स होती है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आपको टेम्परेचर दे दिया गया है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है 760 है, जो आपने लास्ट में पीछे पढ़ा है कि 760 हमारा जो है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। तो देखो यहाँ पे ईथर, अब हमने यही कहा है ना कि कोई भी सब्सटेंस उस टाइम पर बॉयल होता है जब उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो यहाँ पे देखो ईथर दिया गया, ईथर का जो होता है वेपर प्रेशर वो 34.6 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर के ऊपर इसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है 760 के। तो यहाँ पर आकर जो है इसका ये बॉयल करना शुरू हो जाता है। तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 34.6 डिग्री सेल्सियस दिया गया। अल्कोहल जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर इसका वेपर प्रेशर देखो 760 के इक्वल हो जाता है। ये आपको सारा 760 का रो दिया हुआ है, जिसमें इसका वेपर प्रेशर 78 डिग्री सेल्सियस पर इसके इक्वल होता है और यहाँ पर ये बॉयल होता है। वाटर 100 पे बॉयल होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 760 के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये ग्राफ आपने करनी है, ये बॉइलिंग पॉइंट्स आपको दिए गए। अब यहाँ में देखिए, मैं कहते हैं द फिगर 5.5 शोज़ द इंक्रीज़ ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को शो करिए इंक्रीज़। देखो पहले ईथर से यहाँ पे 34.6 से इंक्रीज़ किया 78 से, फिर 78 से जो है वो 100। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता गया वैसे वैसे हमारे सब्सटेंसेस के बॉइलिंग पॉइंट्स आते गए। इंक्रीज ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ डाइथाइल ईथर, ये ईथर जो है वो आपको दिखाया गया, ये डाइथाइल ईथर बताया गया। इथाइल अल्कोहल, नेक्स्ट अल्कोहल है। एंड द वाटर विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ इनका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता गया। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको बता रहे हैं कि इनका क्या प्रेशर होगा। एट 0 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ द डाइथाइल ईथर, इसको आपने हाईलाइट करना है। 0 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ द डाइथाइल ईथर इज 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। इथाइल अल्कोहल 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था, वाइल डेट ऑफ द वाटर इज़ अबाउट 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये आपको बता रहा है जब 0 डिग्री पर, जब आपने उसको हीट नहीं किया था, हीट नहीं करने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर डाइथाइल ईथर का 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था। इथाइल अल्कोहल का 25 था और मर्करी का हमारे पास जो था वाटर का हमारे पास 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था। लेकिन जैसे ही हमने उसको हीट किया, व्हेन दे आर हीटेड वेपर प्रेशर ऑफ द डाइथाइल ईथर इंक्रीज कर गया और कितना हो गया हमारे पास 760 के इक्वल चला गया। ठीक है, इंक्रीजेज रैपिडली एंड बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 34.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था हमारे पास 34.6 डिग्री सेल्सियस, इसके इक्वल हो गया। वाइल वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इंक्रीजेज स्लोली, वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो स्लोली इंक्रीज करेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ द वाटर आर स्ट्रॉन्गर, द फिगर शोज द वेपर प्रेशर इंक्रीजेज वेरी रैपिडली व्हेन द लिक्विड्स आर नियर टू द बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जो है वो वेपर प्रेशर इसका बहुत जल्दी जो है वो इंक्रीज करता है जैसे ही वो बॉइलिंग पॉइंट के करीब आते हैं। मतलब ईथर का बॉइलिंग पॉइंट 0 पर कितना दिया गया था यहाँ पर 200 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, लेकिन इसका जो वेपर प्रेशर है वो कब जाकर इक्वल हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जब इसका 34.6 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो फैक्टर्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप हेडिंग दोगे फैक्टर्स की, फैक्टर्स। तो बॉइलिंग पॉइंट के जो है वो बेटा 3 फैक्टर्स होते हैं। नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है और एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ लिक्विड पर कैसे डिपेंड करती है फैक्टर्स की, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड आ जाता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, आ जाती है और तीसरा जो है हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर आ जाता है। नेचर ऑफ द लिक्विड में वही आप चीज़ आ जाएगी, पोलैरिटी आ जाएगी, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर में हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो है हमारे पास आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं और आयोनिक कंपाउंड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इनको ब्रेक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितना कोई सब्सटेंस पोलर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, ये चीज़ याद रखनी है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में हमें उसको ज़्यादा हीट देना पड़ेगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। पोलर सब्सटेंसेस स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रखते हैं लाइक वाटर, उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ती है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा हीट चाहिए होती है। तो ज़्यादा हीट चाहिए होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होगा।
नॉन पोलर सब्सटेंसेस इजीली बॉयल हो जाते हैं, इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत इजीली जो है, क्योंकि इसमें एक जो है वो चार्ज होता है, वो चाहे तो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, तो इनको ब्रेक करना ज़्यादा जो है वो ईजी होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, पोलर का ज़्यादा होगा और इसका ज़्यादा होगा, नॉन पोलर का कम होगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिन मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा होंगी उनको ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, और अगर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी उनको तोड़ना आसान होगा, वो जल्दी जो है वो टूट जाएंगी, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी जल्दी आ जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर है, अगर तो हमारे पास ये बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका जो है वो ज़्यादा होगा, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। लाइक दिस कि अगर हम जो है ओपन में बॉयल कर रहे हैं, ओपनली बॉयल उसको कर रहे हैं तो वो जल्दी से बॉयल हो जाएगा, लेकिन अगर हम प्रेशर कुकर में उसको बॉयल कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा बॉयल होने में क्या करता है, टाइम लेता है। अब इसमें देखें आप, नेचर ऑफ द लिक्विड, द पोलर लिक्विड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन दैट ऑफ द नॉन पोलर लिक्विड्स बिकॉज पोलर लिक्विड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फ्यू लिक्विड्स आर गिवन इन टेबल, ये आप लाइन कट कर देंगे, ये आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। सब्सटेंस हैविंग स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज सच लिक्विड्स अटेन द लेवल ऑफ वेपर प्रेशर equals to the external pressure at high temperature. External pressure at boiling point of the liquid becomes depends on the external pressure. Boiling point of the liquid is controlled by the external pressure in such a way that इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जी। It can be increased by increasing the external pressure and the vice versa. दिस प्रिंसिपल इज़ यूज इन द वर्किंग ऑफ प्रेशर कुकर। अब देखो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि प्रेशर कुकर में जो है वो हमारा खाना जो है वो जल्द से जल्द पक जाता है। उसकी रीज़न क्या है कि प्रेशर कुकर में जल्दी बॉयल नहीं होता खाना। क्या होता है कि उसको बॉयल होने में टाइम लगता है क्योंकि हमने प्रेशर को बढ़ा दिया। जब हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो उस प्रेशर तक पहुँचने में उस लिक्विड को भी टाइम लगेगा। तो क्या होता है कि उसमें जो है वो हीट, वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करता जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करता जाता है। एब्जॉर्ब करने पर वो उसी हीट के अंदर पकता जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो जल्दी वाटर बॉयल नहीं करता, लेकिन उस हीट के एब्जॉर्ब करने की वजह से खाना जल्दी जो है वो बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रीजिंग पॉइंट। एक बॉइलिंग पॉइंट था, फ्रीजिंग पॉइंट था, तो ये डिफरेंस भी आ रहा था, राइट द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड द फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पे पहले आप फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन हाईलाइट कर लें। व्हेन लिक्विड्स आर कूल्ड, जब लिक्विड्स को कूल किया जाता है द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीज, तो ऐसे ही होगा ना, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। एंड द स्टेज इट इज़ व्हेन, यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हुई है, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड स्टेट बिकम्स इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड स्टेट। अब क्योंकि उसे सॉलिड स्टेट में आना है, फ्रीज होना है, तो जब उसका वेपर प्रेशर जो है वो सॉलिड स्टेट के इक्वल हो जाएगा उस टाइम पर वो फ्रीज हो जाएगा। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड्स एंड द सॉलिड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने वेपर प्रेशर जो हैं वो सॉलिड स्टेट्स में आ रहे हैं कि हमारे पास जो सॉलिड स्टेट हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी लिक्विड स्टेट के, ठीक है। तो उस स्टेट पे जो है वो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर जाएगा, मतलब लिक्विड स्टेट्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे एट दिस टेम्परेचर लिक्विड्स एंड द सॉलिड को एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ, को एग्जिस्ट का मतलब है कि उनकी स्टेट्स इक्वल हो जाएगी। जितने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस सॉलिड्स में आ रहे हैं, तो ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट होगी एंड दिस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड आपको गिवन दिए गए हैं। यहाँ तक आपने जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, और एग्जांपल आप यहाँ से फ्रीजिंग पॉइंट की भी ले सकते हैं और बॉइलिंग पॉइंट की ले सकते हैं। इस टेबल को आपने लर्न करना है। डायथाइल ईथर का फ्रीजिंग पॉइंट -116 होता है, बॉइलिंग पॉइंट 34 पॉइंट। इथाइल अल्कोहल का -1115 है, बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 78 है। तो ये टेबल आपने यहाँ तक लर्न करना है। बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये आपने टॉपिक लर्न करना है।